जियोपॉलिटिक्स की एक ही मोरालिटी है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। रिसेंटली इजराइल फॉरेन मिनिस्टर वाज इन इंडिया, स्टेटमेंट यूज करी कि इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर। ये प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक डिप्लोमेटिक फ्लैटरी है, यानी कि भारत के साथ संबंधों को गहरा बनाना है तो सुपर पावर बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये इसके बियॉन्ड कुछ सिग्नलिंग है दुनिया को दिखाने के लिए। अरे हमने, इंडिया ने ना रिसेंटली नवंबर 5 पे एक एमओयू साइन किया है जिससे डिफेंस कोऑपरेशन डीपन होगा। लेकिन डिफेंस कोऑपरेशन के बियॉन्ड भी इजराइल कुछ सोच रहा है क्या? वो अपनी यूएस के साथ स्ट्रेटेजी को रिकैलिब्रेट कर रहा है क्या? इस वीडियो में हमें इसको समझना है। ये इनकी स्टेटमेंट है। कहा कि जब 7 अक्टूबर को हम पर हमास ने आतंकवादी हमला किया तो हमें याद है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कॉल किया था, तो हम भूलेंगे नहीं उस बात को। उस दिन कह रहे हैं स्ट्रॉन्गर देन एवर। एक्चुअली इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट था कि भारत के और इजराइल के संबंध हेवन में बने हैं, धरती पर तो निभा रहे हैं बस, ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। डायनेमिक्स देखिए क्या है। ये जो एमओयू हुआ है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि भाई अब डिफेंस सेक्टर में हम जो ट्रांजैक्शन, जो रिलेशनशिप है हमारा, कि वी आर हैविंग से बैरक मिसाइल ले रहे हैं, हार्पी लॉइटरिंग म्यूनिशन ले रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया, इसके बियॉन्ड भी हम अब ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर फोकस करेंगे क्योंकि इंडिया की नीड वही है, राइट। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि एमओयू तो झांकी है, एक्चुअली स्टोरी कहीं और भी चल रही है। इंडिया फोकस कर रहा है इंडियन ओशन के बियॉन्ड इंडो मेडिटेरियन स्ट्रेटेजी पर। मेडिटेरियन में ट्रेड के हिसाब से भी और टर्की को भी तो काउंटर बैलेंस करना है, उस हिसाब से भी हमें अपनी पोजीशन को वहां स्ट्रांग करना होगा। कौन वहां पर हमारा स्ट्रेटेजिक अलाय हो सकता है अदर देन इजराइल? आंसर इज कोई नहीं। इसी वजह से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि जियोपॉलिटिक्स में एक ही मोरालिटी है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ था, टर्की ने अपने वॉरशिप्स को पाकिस्तान के पोर्ट पर डॉक किया था, सिग्नल करने के लिए कि देखो इंडिया, अगर यहां पर एस्केलेशन हुआ तो टर्किश नेवी इंडिया के खिलाफ खड़ी है, तो भाई हमें भी तो काउंटर बैलेंस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत फ्रूटफुल था, प्राइसलेस था इजराइल के लिए। आप कहेंगे सर मतलब इतना इजराइल चाहता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करना? ऐसा नहीं है। देखो पॉइंट ये है कि इजराइल की जो वेपनरी है ना, अगर उसको एक्सपोज करना है टू अदर मार्केट्स तो उसको पैलेस्टीन की लेबोरेटरी के बाहर के डेटा को शो करना पड़ेगा कि हाँ, कि देखो ये टेस्ट हुए, इन्होंने इन वेपन्स के अगेंस्ट ये कर दिखाया, तो यही इन्होंने कर दिखाया। तो ये जो इनके वेपन्स थे, बैरक 8, हार्पी लॉइटरिंग म्यूनिशंस, तो इन्होंने कमाल तो किया है। तो इस डेटा को फिर इजराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है भाई, वो तो उसके बेसिस पर अपनी मॉडलिंग करेगी ना कि कैसे और बेटर किया जा सकता है, कैसे नई मार्केट्स को रीच आउट किया जा सकता है। दूसरा रीजन जर्मनी, बेल्जियम, स्लोवेनिया, मतलब ये वो देश हैं जिन्होंने इजराइल पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अब आप कहेंगे मतलब क्या? क्योंकि इजराइल मान लीजिए F-35 बना रहा है तो असेंबल कर रहा है, मतलब तो उसके जो कंपोनेंट हैं वो यूरोपियन पार्टनर से ले रहा है। इवन इजराइल के जो कितने सारे डिफेंस सिस्टम्स हैं जो वो एक्सपोर्ट करता है, इवन इंडिया को भी देता है, उसके छोटे छोटे जो कंपोनेंट है वो हर कोई कंपोनेंट इजराइल में नहीं बनाता, वो यूरोप की मार्केट से उनको सोर्स करता है, फिर बिल्ड करके दुनिया भर में बेचता है। तो यार ये तो इजराइल के लिए इकोनॉमिकली सर्वाइवल वाली बात हो गई। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अब ये रेस्ट्रिक्शन लगा क्यों रहे थे? इनका कहना था कि इजराइल तुम गाजा में गलत कर रहे हो, तो गाजा की वजह से प्रेशराइज करने का ये तरीका था। तो यानी कि अब इजराइल सोच रहा है कि यार ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं, तो ऐसे देशों को खोजा जाए जो अपनी डिफेंस इंडिजनाइजेशन, डिफेंस एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं। भारत ने पिछले एक दशक में 600 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट पुश किया है, मतलब इतना बड़ा राइज है। तो ठीक है, ये कंपोनेंट इंडस्ट्री में यहां पर आपको नहीं लगता कि एक कन्वर्जेंस दिख रही है? फिर टेररिज्म एंड एआई, ये स्टेटमेंट भी इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया कि टेररिज्म इजराइल और इंडिया दोनों भुगत रहे हैं, राइट। तो ऐसे में हम आपके साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे जो हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि लेवेंडर एंड गॉस्पेल दो ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो यूएसए आपको नहीं देता। कारण यूएसए कहता है इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ कंडीशनैलिटीज जुड़ी हुई हैं, ये आपको
इन ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर यूज नहीं करनी है, कहां यूज करनी है वो भी यूएस से ब्लॉक कर सकता है इन सर्टेन केसेस। इजराइल कह रहा है हम ऐसा पंगा नहीं रखते, आपको लेवेंडर एंड गॉस्पेल मिलेगा, जिससे कि लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी कश्मीर में बैठकर कुछ करते रहते हैं प्लानिंग, और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि कॉमन मासेस से कैसे पहचानोगे, कोई अलग यूनिफॉर्म पहनकर तो नहीं घूम रहे वो, तो कैसे पहचाने जाएंगे। तो इन्होंने शो किया कि गाजा में हमास के जो आपके फाइटर्स हैं, मास सर्वेलेंस से हमारे इन एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ने आइडेंटिफाई किया था 37,000 आतंकवादियों को। तो यानी कि जो किल लिस्ट है अब आपको इंडिविजुअल जो आपके आर्मी ऑफिसर्स है वो नहीं बनाएंगे, वो एआई सिस्टम तैयार करेगा। तो आपको नहीं लगता कि यार ये तो गजब चीज है, मतलब 20 सेकंड में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है इन सिस्टम से। तो इजराइल कह रहा है कि आप भी यूज कीजिए ना, जम्मू एंड कश्मीर में आइडेंटिफिकेशन क्विक होगा, तो ऐसे में यू विल बी मोर सिक्योर, और कोई कंडीशनैलिटी अटैच नहीं है कि आप कहां कहां किस किस कंडीशंस में इसको यूज कर रहे हैं। तो काउंटर टेररिज्म में इंडिया और इजराइल की जो पार्टनरशिप है वो फर्दर क्लोज होने वाली है। फिर है ये क्वांटम मिशन, इसमें भी इजराइल साथ आ रहा है। वो इस वजह से, हमें बताइए साइबर सिक्योरिटी से थ्रेट कहां से है? चाइना से है। इजराइल को कहां से थ्रेट है? ईरान से है। सुना है आपने रेड इको हैकर ग्रुप, है ना? तो क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो या क्रिटिकल डिफेंस स्ट्रक्चर हो, मतलब कि जो डिफेंस की कम्युनिकेशंस है, ऑल्दो वी हैव डीप डिफेंस, ऑल्दो वी हैव सेवरल लेयर्स ऑफ फायरवॉल्स, लेकिन फिर भी थ्रेट परसेप्शन को मतलब हम लाइटली नहीं ले सकते। ऐसी आपकी बैंकिंग, फाइनेंस मार्केट, हर कुछ इंटरनेट से ही तो कनेक्टेड है। तो ऐसे में इजराइल कह रहा है कि आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में हम कोलैबोरेट करते हैं, जिससे हाई लेवल जो एन्क्रिप्शन है और एन्क्रिप्शन को ब्रेक करने की क्षमता है उसको डेवलप करेंगे। तो इसका मतलब ये है, भारत सरकार ने अगले 8 साल के लिए 6,000 करोड़ इसमें एलोकेट किए हैं। इजराइल कह रहा है कि जब दूसरे ऐसे हैकर ग्रुप्स बना रहे हैं तो आज इशारा समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम भी बनाएं और ऐसे में काउंटर अटैक करके प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का फायदा लें। मतलब कि पता ही नहीं ना भाई किसने किया, कर दिया, हो गया। इंडो मेडिटेरियन गेटवे स्ट्रेटजी, अब इसमें हाइफा पोर्ट जो है वो क्रूशल आ जाता है। आपको पता है इससे पहले इस पोर्ट पर चाइना की जो कंपनी है उसका मेजोरिटी स्टेक था, लेकिन अभी मेजोरिटी स्टेक भारत की एक कंपनी का है, अदानी ग्रुप का है। तो यहां पर देखिए प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये जो पोर्ट है ये 1.8 किलोमीटर दूर है उस डॉक से जहां पर कहा जाता है कि इजराइल की सबमरीन्स की जो फ्लीट है वो डॉक होती है वहां पर। तो अगर इजराइल को सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखनी है तो इजराइल को हाइफा के आसपास चाइना को दूर रखना पड़ेगा। कारण, क्योंकि भाई चाइना की जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो डीपली सीसीपी के एजेंडा पर काम करती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इजराइल की इंफॉर्मेशन को चुराए और फिर इजराइल के दुश्मनों को दे दे। तो ऐसे में आपको लगता है कि ज़्यादा भरोसा भारत के साथ यहाँ पर दिख रहा है अगर अदानी कंपनी को मिल रहा है और वो इतने क्लोज है इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से। तो ये इजराइल के एक्चुअली न्यूक्लियर शील्ड की भी बात हो गई, राइट। एक और इंटरेस्टिंग बात है, सिप्रस, सितंबर 2025 का अपडेट है कि आईएनएस त्रिखंड, कहाँ गया ये रहा अपना आईएनएस त्रिखंड, एक्चुअली अभी शो करूंगा आपको मैप में, दैट इज स्टेशनड इन सिप्रस। तो अगर हमारी नेवी को इजराइल की नेवी के साथ मिलकर इस मेडिटेरियन वाले जोन में, स्पेशली ईस्टर्न मेडिटेरियन जोन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ के कुछ क्रिटिकल पोर्ट्स ऐसे हैं जो भारत की कंपनियों के पास रहें, जिससे कि वो सिविलियन एज वेल एज नेवल पर्पस के लिए यूज किए जा सकें। स्पेशली अगर हमारी नेवी को वहां पर फ्यूल चाहिए, स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग, ऐसे सभी काम यहां पर हो सकते हैं और विदाउट एनी थ्रेट ऑफ चाइना, राइट। दूसरा एंगल जो आपका ईस्टर्न मेडिटेरियन है, ये ऑयल रिच रीजन है। जैसे यहाँ पर ऑयल फील्ड हैं, जैसे लेवियाथन, मैं आपको यहाँ पर इससे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लेवियाथन, तमार। तो देखिए 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पर रिजर्व्स है। कारिश और तमार फील्ड सप्लाइड 90% ऑफ डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स ऑफ इजराइल। तो मुद्दा ये है कि भाई अगर इजराइल के इस वाले पार्ट में एनर्जी रिच रीजन है तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हमारी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके, आपको नहीं लगता कि ये हमारी एनर्जी नीड्स को भी फुलफिल कर सकता है फ्यूचर में? आप कहेंगे करेगा कैसे? करेगा ऐसे कि जो आईमेक वाला प्लान है अपना,
उस पर भी रिसेंट इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि बीच में जो वॉर हुआ उसकी वजह से हॉल्ट लग गया था, बट इजराइल इज कमिटेड टू रिवाइटलाइज द प्लान विच वॉज डिक्लेयर्ड इन G20, यानी कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत से यूएई, सऊदी, जॉर्डन के थ्रू इजराइल को जोड़ना और इजराइल से फिर फाइनली मेडिटेरियन के थ्रू यूरोप को कनेक्ट करना। सो दैट इज आवर गोल। यहां से होते हुए दिस इज आवर गोल। ये वो सिप्रस है जहां पर मैं त्रिखंड वाली बात आपको बता रहा था, राइट। तो यानी कि टर्की और पाकिस्तान की एक्सेस को अगर ब्रेक करना है या उस पर प्रेशर बिल्ड करना है तो ऐसे में इंडिया और इजराइल का साथ होना और इंडो मेडिटेरियन स्ट्रेटजी, वहां पर हमारी नेवी का स्ट्रांग होना वो जरूरी है। तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। फिर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉवरेनिटी, इसका मतलब ये है कि जो आईमेक का प्लान है वो देखिए ये है, दिस इज आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसके साथ साथ आपके फाइबर ऑप्टिक केबल भी होंगे, प्लस जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको ईज करने के लिए इजराइल भी चाहता है कि हम स्विफ्ट वाले पोर्टल पर ही केवल डिपेंडेंट ना रहें। तो ये भी अपने आप में इंडिकेशन है कि इजराइल यूएस लेड इकोनॉमिक ऑर्डर पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। इजराइल अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम चाहता है, जैसे कि इंडिया भी काम कर रहा है, जैसे कि ब्रिक्स में भी काम हो रहा है। तो ये भी शो करता है, राइट। जैसे यूपीआई ऑलरेडी 9+ नेशंस ने एक्सेप्ट किया है, हमारा टारगेट है कि मोर नेशंस आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस इंटरफेस। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम इसी पर फोकस करें कि भाई अल्टरनेटिवली हम अपने पेमेंट को, अपने ट्रेड को सेटल करते रहेंगे। एनर्जी पाइपलाइन, अब इससे क्या हमें फायदा होगा कि हम बाईपास कर पाएंगे उन चॉक पॉइंट्स को जो थ्रेट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें ईस्टर्न मेडिटेरियन से इंडिया की तरफ एनर्जी नीड्स को फुलफिल करना है, तो एक तो तरीका है कि आप वो स्वेज के थ्रू, रेड सी के थ्रू, फिर चॉक पॉइंट्स के थ्रू यमन के पास से लेकर फिर वेस्टर्न जोन में आए। लेकिन भाई वहां पर खतरा है, क्योंकि यहां पर यमन के हुतीज बैठे हैं, वो आप पर अटैक कर सकते हैं कि अरे तुम इजराइल के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हो। तो इजराइल कह रहा है देखो, सऊदी, जॉर्डन ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं, इनका फोकस है इस पर, राइट। तो ऐसे में यहां से वाया पाइपलाइन यहां तक आ सकता है, यूएई तक, और उसके बाद फिर थ्रू दिस कनेक्शन इन इंडिया। तो कहने का मतलब है कि इंडिया और इजराइल की जो पार्टनरशिप है उसमें ये चॉक पॉइंट और इसका जो थ्रेट है हम इसको सरपास कर सकते हैं वाया आईमेक। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय यूएसए, अब ये देखिए, जब ईरान ने रिसेंटली अटैक किया था इजराइल पर थ्रू मिसाइल कि भाई हमास और गाजा में आप क्या कर रहे हो, तो उसके बाद इजराइल ने काउंटर प्लान बनाया था ईरान पर अटैक करने का, और वो शेयर किया गया था केवल यूएसए के साथ। जो CIA के एक एनालिस्ट ने वो पूरा का पूरा प्लान, लोकेशन, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ड्रोन्स, एक्सरसाइज विच इजराइल वाज डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो सारी प्रिपेयर्डनेस का प्लान लीक कर दिया टेलीग्राम पर। अब कुछ एक्सपर्ट्स इजराइल के ये मानते हैं कि ये जानबूझकर भी कराया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ईरान को पहले ही पता लग गया था उस वाले ऑपरेशन का। वो इसलिए क्योंकि यूएसए चाहता है कि इजराइल आप हमारे पपेट की तरह रहो, यानी कि आपको माइक्रो मैनेज किया जाएगा ऑपरेशनली। आपको वहां पर इसलिए बनाया गया है जिससे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में आप हमारे टूल की तरह बने रहो, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में आपके होने से खलबली मचती रहेगी, वो कॉन्फ्लिक्ट वाला रिलेशन चलता रहेगा, तो ऐसे मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लायर्स को भी बड़े देश यूएसए जैसी पावर की जरूरत पड़ेगी फॉर कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी इन दिस रीजन। तो अब इजराइल का मानना है कि एज अ थोड़ा है, हम एक सॉवरेन नेशन है, हम अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे, तो ये तो गलत किया आपने, ये इनका मानना है। माइक्रो मैनेजमेंट अपने आप में एक ह्यूमिलिएशन है। जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ये आरोप थे इजराइल की तरफ से, दे वर नॉट हैप्पी, कि इजराइल कह रहा था कि अगर हमें ऑपरेशन करना है राफा में, तो इनका कहना था कि नहीं, हम बताएंगे राफा में तुम्हें ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। इन्होंने कहा हमास वहां पर छुपी हुई है, हमास हम पर अटैक कर रही है, जो फाइटर्स जिन्होंने हमारे देश के लोगों को अगवा किया, किडनैप किया, वो वहां है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फिलाडेल्फी कॉरिडोर हो, रफा हो, कहां पर तुम्हें ऑपरेशन करना है, पहले हमारे साथ कोऑर्डिनेट करोगे। नाउ प्लस यूएसए लेक्चर करता है कौन से आपको वेपन्स का इस्तेमाल करना है, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब इजराइल चाहता है कि ये जो बाइंडिंग कनेक्शन है विद रेस्पेक्ट टू यूएसए डिफेंस, इसको कुछ डिक्रीज किया जाए। वेपन एम्बागो, तो वेपन एम्बागो लगाना अपने आप में वेपन है। जैसे कि यूएसए ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो वेपन डील थी, जिसमें कि इजराइल ऑलरेडी पैसा पे कर रहा है, लेकिन यूएसए ने अपनी कंपनीज को कह दिया कि नहीं, आप इजराइल को वेपन्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। बियॉन्ड अ कैटेगरी जो एम्यूनिशंस थे, जो बॉम्ब्स थे, उन पर रोक लगा दी थी। तो ये भी इनको पसंद नहीं आया। ट्रंप का पैराडॉक्स देखिए,
ये कहा गया कि ट्रंप अगर आएंगे तो इसराइल का साथ निभाएंगे, और हुआ भी। जैसे ही ट्रंप आए तो $1.2 बिलियन की एक डील साइन हो गई पहली हफ्ते में। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने क्या करा, शुरुआत में तो वो अपने इंडिकेशन दे रहे थे कि देखो सऊदी को हम मनाएंगे और अब्राहम अकॉर्ड का पार्ट बनाएंगे, यानी कि इसराइल मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर सऊदी है, अगर अब्राहम अकॉर्ड के तहत वो आपके साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लेगा तो समझ लो मिडिल ईस्ट के कितने सारे देश आपके साथ हैं। यूएई, बहराइन के साथ ऑलरेडी हम एफर्ट कर चुके हैं। तो लेकिन अब इसराइल को भी लग रहा था ठीक है यार, इस बहाने आईमैक प्रिपेयर होगा, अच्छा होगा, स्टेबिलिटी होगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब ट्रंप पलट जाते हैं। उसके बाद वो सऊदी के साथ एक बड़ी डिफेंस डील भी कर लेते हैं जिसमें कि इसराइल और अब्राहम अकॉर्ड ऐसा कोई जिक्र ही नहीं करते। इसका मतलब है कि इसराइल के कंसर्न को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। क्यों कर दिया है? ट्रंप को लग रहा है कि भाई हमारा जो रिलेशन है, यानी कि यूएस से और सऊदी का जो रिलेशन है ट्रांजैक्शन का, वो बना रहना जरूरी है। अगर सऊदी इस समय इसराइल के साथ नहीं आना चाहता क्योंकि इसराइल, हमास और गाजा में जो अटैक हो रहे हैं, तो इस बहाने ये थोड़ना है कि हम अपना पैसा, अपना जो बिजनेस है उसको भी खो दे सऊदी से। तो ट्रंप का ये लॉजिक है। सऊदी अरेबिया में एक तरीके से इनकी प्रायोरिटी शिफ्ट होते हुए में दिख गई है। सीज फायर कोहेजन, अब यहां पर ट्रंप का स्टेटमेंट था कि सीज फायर कराना जो है उनके हाथ में है। मतलब उन्होंने शो किया कि नेतन्याहू क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ओपनली मीडिया में कह रहे हैं, एज सुन एज आई से द वर्ड, कह रहे हैं कि जैसे ही मैं शब्द बोलूंगा अब एक्चुअली तभी सीज फायर होगा। तो ये तो क्लियरली एक इंडिकेशन है इजरायली लोगों के लिए कि भाई तुम्हारा भविष्य, तुम वॉर में रहोगे कि नहीं रहोगे वो तो यूएस प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है। क्या चल रहा है आपका? अब इंडिया अल्टरनेटिव कैसे है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया कंडीशनैलिटीज नहीं लगाता। इंडिया के जो कंसर्न है टेररिज्म के, वो आपके भी कंसर्न है। प्लस इंडिया टू नेशंस जो थियरी है, मतलब टू स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कि ठीक है भाई इजराइल और पैलेस्टाइन अलग अलग देश हों, शांति हो, उसमें तो विश्वास रखता है। भले ही नेतन्याहू उसमें विश्वास ना रखते हो, लेकिन हम उस कंडीशन पर अपने रिलेशन को लिमिट नहीं करते। तो ये बात इजराइल को पसंद है। किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन, कंडीशनैलिटी, सैंक्शन को सपोर्ट करना इजराइल के खिलाफ, हम वो भी नहीं करते। तो इसका मतलब है कि इजराइल को लगता है कि यह जो रियल पॉलिटिक वर्ड है, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब सिक्योरिटी पर बात आ जाए तो रियलिज्म ही काम आता है। रियलिज्म कहता है ताकत, यही एक तरीका अपने आप को बचाने का। तो इंडिया भी उसी में विश्वास रखता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अब हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया लेवेंडर, गॉस्पेल, एआई के थ्रू बताना कि भाई कौन कौन से इनमें से डेटा के बेसिस पे फैच करके 20 सेकंड में कौन से टेररिस्ट हैं, किल लिस्ट में किसको डालना है। तो इसमें भी इजराइल का कोई कंडीशनैलिटीज यहाँ पर नहीं लग रही। तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर अस। सुपर पावर का जो वैलिडेशन उन्होंने लगाया, अब देखो पहली बात तो सुपर पावर का कोई एक स्केल तो नहीं है, लेकिन हाँ सुपर पावर का एक मतलब ये होता है कि आप पास इतनी पावर है कि बाकी देश इकट्ठे भी हो जाएं तो आपको काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते। ये वर्ड काफी पॉपुलर हुआ था कोल्ड वॉर के बाद, लेकिन इंडिया अभी उस ट्रैक पर है, अभी हम है नहीं। तो क्या ये डिप्लोमेटिक फ्लैटरी है? देखिए प्रोजेक्ट कर रहा है कि इजराइल इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो ब्लूम होकर कहां पर पहुंच सकता है। इजराइल का कहना है एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, डिफेंस, इन सब एंगल पर हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इसी तरीके से तो देशों ने तरक्की करी, इतिहास इसी बात का गवाह है। तो इजराइल उस प्रोजेक्शन को इंडिया को शो कर रहा है। आपको क्या लगता है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस में जो अभी इन्होंने कहा है कि एमओयू तो ठीक है डिफेंस कोऑपरेशन, लेकिन वो इंडो मेडिटेरियन स्ट्रेटेजी, चाइना, आपका क्या व्यू है इस पर? आप बताइएगा कमेंट में। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जामिन द इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक इंटरेस्ट, अच्छा क्वेश्चन है ये। मिलते हैं आपसे